सर, आज के संवाद का टॉपिक है संविधान, पर्यावरण और विकास। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पर्यावरण किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है? सर, पर्यावरण के लिए अगर हम बिल्कुल बेसिक पे चलें, जैसे पर्यावरण क्या है, तो इसका सबसे सामान्य अवधारणा है घिरा होना, सराउंडेड। अर्थात अब क्वेश्चन आता है क्या घिरा है, तो हम घिरे हैं। किससे घिरा है, तो वनस्पति समुदाय से, जंतु समुदाय से, या जो भौतिक पर्यावरण के घटक हैं जैसे वायु, जल, भूमि, मिट्टी, इन सब से घिरा है। फिर तीसरा प्रश्न आता है कहाँ घिरा है, अर्थात वह प्रदेश जहाँ पर इस पर्यावरण की हम या किसी भी पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं। लेकिन मैं अक्सर विद्यार्थियों से बात करता हूँ कि आप किताब के अलावा कुछ अवधारणाओं को भी समझने का प्रयास करें जो डे टू डे के लाइफ में घटती हैं। जैसे आप देखेंगे गांव में कई बार जो लोग बात करते हैं अपने बच्चों से, हो सकता है वो इन्वायरमेंट की तकनीकी परिभाषा को न जानते हों, लेकिन वो अक्सर कहते हैं सर कि बच्चा बिगड़ रहा है, इन्वायरमेंटे खराब है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बच्चा जिन जिन लोगों से इंटरेक्ट करता है, अंतराकर्षित होता है, वो अच्छे लोग हैं तो अच्छे गुण सीखेगा, वो बुरे लोग हैं तो बुरी आदतें सीखेगा, गाली गलौज देगा। ठीक उसी प्रकार से हम जिन भौतिक और लिविंग और नॉन लिविंग से, जिसमें कि हम वनस्पति को रखेंगे, जंतु को रखेंगे, और भौतिक में जो नॉन लिविंग में है, जल हो गया, मिट्टी हो गया, वायु हो गया, या और भी चीज़ें जो हैं, उन सब से हम अंतराकर्षित होते हैं। उस अंतराकर्षण के संपूर्ण उस प्रक्रिया को हम पर्यावरण कहते हैं। और जब यह एक तंत्र का रूप धारण कर लेता है तो हम इसको पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी, इसलिए हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो सर, सामान्य तौर पे तो यही है। आपने बहुत ही सरल भाषा में, ऐसी भाषा जो एक आम लोग व्यक्ति को भी समझ में आ जाए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का बहुत शानदार अर्थ भी बताया और अंतर भी बताया। एक और चीज आजकल जो काफी चर्चा में है वो है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या धारणीय विकास, या पोषणीय विकास। उसकी काफी चर्चा हो रही है और कई बार ये भी सवाल उठता है कि विकास और पर्यावरण के संदर्भ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो विकास और पर्यावरण में क्या कोई सह संबंध है? तो मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर प्रकाश डालें कि विकास और पर्यावरण में क्या कोई सह संबंध, कोरिलेशन है, और इस संबंध में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सर, अब विकास को पर्यावरण से बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता। इसको हम लोग सामान्य वही अवधारणा से या एक एग्जाम्पल समझते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिसके कार्य करने की क्षमता सपोज कीजिए 8 घंटा प्रतिदिन है, और वो 1 लाख रुपया उस 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति महीने कमाता है। 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता है और 1 लाख रुपया महीना कमाता है। वो कार्य करने लगे 12 घंटा, तो निसंदेह वो ज़्यादा कमाएगा, लेकिन ज़्यादा कमाएगा तो थकेगा भी, थकेगा तो उसको अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होगी। अब सपोज कीजिए उसने कार्य अतिरिक्त किया और बीमार हो गया, और उसने 1 लाख रुपए का दवा ही खा लिया, तो ले दे के मामला तो वहीं चला गया। विकास और पर्यावरण को हम इसी प्रकार समझ सकते हैं कि प्रकृति की एक अपनी क्षमता है, हम उसका दोहन किस स्तर तक कर सकते हैं, और यदि हम सकारात्मक प्रकार से, इसको हम धारणीय या सस्टेनेबल कहते हैं, सतत विकास या पोषणीय विकास, यदि उससे जोड़कर उसका हम दोहन करते हैं तो प्रकृति कभी रिएक्ट नहीं करती और विकास फलीभूत होता है। अर्थात उस विकास को लंबे समय तक हम धारण कर सकते हैं। इसीलिए आजकल ग्रीन बजट का कंसेप्ट है। सामान्य बजट, ग्रीन बजट। ग्रीन बजट में अर्थात जो मीन्स हम यूज कर रहे हैं उस मीन्स का अपना एक कीमत है, कॉस्ट है। दूसरा, सपोज कीजिए प्रदूषण हो रहा है, तो उस प्रदूषण को मिटिगेट करने के लिए भी हमें अतिरिक्त धन खर्च करना होगा, जैसे हम दवा का एग्जाम्पल दिए। तो यदि हम विकास तो किए, हमारा समृद्धि दर 10 हो गया, लेकिन विकास से जो प्रदूषण हुआ उसको कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए बजट का एक बड़ा एरिया या बड़ा हमने हिस्सा एलोकेट कर दिया, और टोटल समृद्धि दर उसको घटाने के बाद आया 7%, तो इसको हम ग्रीन बजट भी कहेंगे। तो ये वास्तव में तो हमने 7% ही मिला। तो विकास को पर्यावरण से बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। और वैसे सर, सतत विकास की सबसे व्यवहारिक परिभाषा यह है कि जो संसाधन हैं किसी भी प्रदेश में या राष्ट्र में, हम उन्हीं का प्रयोग करके विकास करते हैं। मात्रात्मक और गुणात्मक तौर पे बिना किसी क्षरण के यदि हम उनका प्रयोग करते हुए विकास कर सके तो उसे हम धारणीय विकास कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम कोयले का। यदि कोयले का हम प्रयोग कर रहे हैं तो पर्यावरण में CO2 की मात्रा बढ़ेगी, या अनेक कई प्रकार के प्रदूषक गैस बढ़ेंगे जो भूमंडलीय तापन को जन्म देगा।
भूमंडलीय तापन गर्मी की लहर को बढ़ाएगा, सूखा को जन्म दिलाएगा। तो एक तरफ हम विकास ज़्यादा कर लें, नगर ज़्यादा बना लें, उद्योग ज़्यादा बना लें, परंतु कृषि में तो हमें फिर घाटा होने लगेगा, या उस कोयले का कॉस्ट और मात्रात्मकता में वो कोयला घट रहा है, गुणात्मक रूप से तो लॉस कर ही रहा है। तो किसी भी संसाधन को ना मात्रात्मक रूप से और ना गुणात्मक रूप से क्षति पहुंचाए यदि हम विकास करते हैं। इसलिए आजकल देखिएगा रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है, मतलब जो हम ऐसे ऊर्जा का प्रयोग करें जिसका सोर्स लिमिटेड ना हो, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। अब उसमें कोई प्रदूषण नहीं है, दूसरा तो उसके लिए हमें कुछ खर्च नहीं करना। इसके अलावा जब उसका हम प्रयोग करेंगे तो अक्षय ऊर्जा है वो समाप्त नहीं होगा। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार से हम सेफ हैं। तो इस प्रवृत्ति से जब हम विकास करते हैं तो विकास हम लंबे समय तक धारण करते हैं, इसलिए हम कहते हैं धारणीय विकास या सतत, अर्थात तो निरंतर विकास रहेगा, उसका कोई ड्रॉबैक सामने नहीं आएगा। और आज का समय विकास का नहीं, सतत विकास का है। इसलिए कई बार हम कहते भी हैं, कोटेशन यूज करते हैं कि अंधे विकास का विरोध तो हमेशा होना चाहिए, परंतु विकास का अंधा विरोध कभी नहीं होना चाहिए। इसमें अंधे विकास और विकास के अंधे विरोध से जो अंतर संबंध निकल के आता है वो सतत विकास का ही है। तो सर मूल रूप से यही अवधारणा है इसका। अब सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि संविधान में पर्यावरण को लेकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रावधान है, थोड़ा आप बताइए। जी सर, ये जानना बहुत रोचक है कि जब हमारा संविधान बन रहा था, कहने का मतलब 1946 से 1949 की अवधि में, तो उस समय पर्यावरण एक वैश्विक मुद्दा या राष्ट्रीय मुद्दा था नहीं। और इसीलिए आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के मूल संविधान में पर्यावरण संबंधी कोई दिशा निर्देश नहीं थे। लेकिन आज भारत के संविधान में पर्यावरण संबंधी दिशा निर्देश पाए जाते हैं, जो मुख्यतः 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए। इसके द्वारा सबसे पहले राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में पर्यावरण संबंधी प्रावधान जोड़े गए। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 48A। अब ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ये राज्य को दिए गए निर्देश हैं। राज्य का मतलब सरकार को दिए गए निर्देश हैं। तो उसके तहत राज्य को या सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वह पर्यावरण की रक्षा करेगा, वह वन्य जीवों की रक्षा करेगा और वह वनों आदि की रक्षा करेगा। तो राज्य के लिए निर्देश है। इसी तरह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 51A जोड़ा गया। आर्टिकल 51A नागरिक के संदर्भ में है कि नागरिक के मूल कर्तव्य क्या है। तो आर्टिकल 51A में एक क्लॉज जोड़ा गया जी, अर्थात आर्टिकल 51A क्लॉज जी। अब आर्टिकल 48A के तहत राज्य की जिम्मेदारी है पर्यावरण की रक्षा, और आर्टिकल 51A क्लॉज जी के तहत नागरिक की भी ये जिम्मेदारी है कि वह पर्यावरण, वन्य जीव, झीलें, नदियों, इन सब की रक्षा करेगा। तो ये जो दो प्रावधान हैं, ये तो पर्यावरण के संबंध में बिल्कुल डायरेक्टली। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं भारत के संविधान में पर्यावरण के संबंध में, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण की रक्षा होगी। जैसे हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है, आर्टिकल 253। अनुच्छेद 253 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने के संबंध में वह किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। इसका प्रभाव यह हुआ कि जब 1972 में स्टॉकहोम में पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ, तो कई उसमें भारत ने भी हस्ताक्षर किए। तो उसके तहत भारत में कई कानून बनाने थे और संसद ने एयर एक्ट और ऐसे कई कानून उससे संबंधित बनाए। तो 253 के तहत आज भी कई कानून बनते हैं। इसी तरह एक अनुच्छेद है, आर्टिकल 51। ये भी निदेशक तत्व है। ये मुख्यतः विदेश नीति के संबंध में आर्टिकल 51, लेकिन उसमें एक बात यह भी कही गई है कि राज्य का दायित्व होगा, मतलब भारत सरकार का यह दायित्व होगा कि वह अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों का आदर करे। इसका मतलब है कि पर्यावरण से संबंधित जो भी अंतरराष्ट्रीय संधियां, समझौते, चाहे वह क्योटो प्रोटोकॉल हो या क्लाइमेट चेंज से संबंधित संधियां हो, भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह उनका पालन करे। तो संविधान में इसी प्रकार के वर्तमान में सर दिशा निर्देश है। बहुत बढ़िया सर। इसमें विद्यार्थी अक्सर ये भी पूछते हैं कि न्यायपालिका की क्या भूमिका है पर्यावरण के संदर्भ में? जी, बहुत अच्छा ये सवाल है सर कि हमारे यहाँ पर्यावरण
के संबंध में संवैधानिक दिशा निर्देश बहुत कम है, लेकिन पर्यावरण के बारे में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 को लेकर मुकदमेबाजी बहुत ज्यादा होती है और बहुत सारे रिट जारी होते हैं। आप जब देखेंगे कि दिल्ली में पराली का संकट आता है तो सर्वोच्च न्यायालय एकाएक सक्रिय हो जाता है। सवाल उठता है वह कैसे हो पाता है, तो उसके मूल में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार, राइट टू लाइफ की बात करता है। 1978 में एक मुकदमा हुआ था, वो था मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 और उसमें राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार की बहुत व्यापक व्याख्या की। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है, जीवन का अर्थ मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना है, और मानवीय गरिमा से जीवन जीने के लिए जो भी जरूरी अधिकार है वो आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार में शामिल है। उसी के आधार पर एक केस होता है एमसी मेहता केस। एमसी मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट ने गरिमापूर्ण जीवन के तहत स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को भी शामिल किया। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीना मौलिक अधिकार है और इसलिए स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो इसका परिणाम यह है कि जब भी पराली जलती है, जब भी गर्मी बढ़ती है, लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णय दिए, जिसके तहत उन्होंने एक सिद्धांत दिया, पॉल्यूटर मस्ट पे। पॉल्यूटर मस्ट पे का मतलब है कि जो भी औद्योगिक संयंत्र या अन्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो उसके लिए भरपाई करेंगे, उसके लिए उन पर अलग से टैक्स लगाया जा सकता है। कई ऐसे निर्णय दिए, जैसे अरावली में खनन रोकने का आदेश दिया गया ताकि पर्यावरण रुके नहीं। पॉलीथीन पर रोक लगाने का निर्देश, ताजमहल के आसपास जो चमड़े के कारखाने हैं उसको बंद करने का निर्देश। तो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण रही। अब मैं आपसे सर जानना चाहूंगा कि अभी दिल्ली में और पूरे भारत में गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल सर। और ऐसा माना जा रहा है कि ये शायद अभी तक के दिल्ली या भारत के इतिहास में सबसे अलग स्थिति है जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो क्या ये एक वैश्विक प्रवृत्ति है गर्मी बढ़ने की इस साल, या केवल भारत के संदर्भ में है? तो भारत में और दिल्ली में जो इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, ये गर्मी क्यों बढ़ रही है, इसके क्या कारण है? और दूसरी बात कि अर्बन हीट आइलैंड, नगरीय उष्मा द्वीप की भी इस बारे में कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो ये अर्बन हीट आइलैंड या नगरीय उष्मा द्वीप ये क्या है? सर, आपका प्रश्न बड़ा ही अद्यतन है, करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है। दिल्ली ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में अभी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग का अवधारणा है वो वैश्विक रूप से सबसे ज़्यादा प्रभावी है। उसका एक बड़ा कारण क्या है कि भारत में देखिएगा एक्सप्रेसवे बहुत तेज़ी से बन रहा है, मेट्रो काम बहुत तेज़ी से, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग एरिया है भारत का वो वर्ल्ड वाइड भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हम पेड़ बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, हालांकि उसके बहुत सकारात्मक बाद में लाभ भी मिलेंगे, पेड़ बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। इसके अलावा भारत ट्रॉपिकल रीजन का प्रदेश है, क्षेत्र है, मानसूनी जलवायु का, तो ट्रॉपिक्स में ही सन हमेशा वर्टिकल रहता है। तो ये चीज़ें जो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ और साउथ अक्षांश रेखा है उसके उत्तर या दक्षिण में सन कभी वर्टिकल नहीं होता। तो कभी भी हम जो पोल की तरफ जाते हैं या उन क्षेत्रों में जाते हैं टेम्परेट क्लाइमेट वाले या जो पोलर क्लाइमेट वाले या अन्य क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, वहाँ पे इसका प्रभाव तुलना में कम है। हाँ, एक बात जरूर है कि जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं विशेषकर वहाँ भी इस बार तापमान के इस प्रभाव को कम देखा गया है। हालांकि उसका एक कारण है एल नीनो। जैसे भूमंडलीय तापन में भारत में ये ज़्यादा है, ये प्रश्न आ सकता है या पूछा जा सकता है या समझने के लिए कि आखिर सहारा के मरुस्थल में, कालाहारी के मरुस्थल में या अटाकामा के मरुस्थल में इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ क्यों नहीं है। तो जब भी सर एल नीनो आता है मरुस्थलीय प्रदेशों में वर्षा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ये एक वाइस वर्षा है, कोरिलेशन है। तो अगर इस वर्ष एल नीनो आया है तो ऑब्वियसली वर्ल्ड के जितने भी डेजर्ट्स हैं वहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब इस पर एक प्रश्न आ सकता है कि लेकिन राजस्थान में तो भूमंडलीय तापन या जो टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फर्स्ट टाइम चुरू में 52.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। जैसलमेर और बीकानेर में भी 52 क्रॉस कर चुका है, जो मरुस्थलीय प्रदेश में सामान्यतः नहीं होता। उसका विश्लेषण यह है कि ये मरुस्थल जरूर है, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, चुरू को भी कह लीजिए आप, लेकिन चूंकि ये भारत के मानसूनी प्रदेश के भाग हैं इसलिए यहाँ पर भूमंडलीय तापन का
या तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि की यह प्रवृत्ति है। तो भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया हमारा है, चाहे बिल्डिंग का हो, अर्बनाइजेशन का हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन का हो, इसकी वजह से तेजी से तापमान बढ़ रहा है। और सर, अर्बन हीट आइलैंड का जो कंसेप्ट है, नगरीय उष्मा द्वीप, बेसिकली जब भी हम नगर बनाते हैं तो ग्रीन पट्टी आजकल बहुत तुलना में कम बन रहा है, अर्थात वृक्ष काट दे रहे हैं, कंक्रीट के बड़े बड़े हम भवन बना रहे हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना रहे हैं, हाई रेज बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो उसकी तुलना में जंगल एरिया अब कटता जा रहा है, वृक्ष बहुत कम होते जा रहे हैं। तो हीट आइलैंड का मतलब है सडनली वहाँ पर हीट ज़्यादा हो, अर्थात जब तापमान ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो ग्राफ होगा, कर्व ऐसे ऊपर उठा हुआ होगा, तो एक द्वीप की तरह दिखेगा। इसको हम उष्मा द्वीप, लेकिन नगरीय उष्मा द्वीप कहते हैं। लेकिन अब नया कंसेप्ट आ गया है रूरल हीट आइलैंड। अब गाँव में भी ये हीट आइलैंड बनने लगा है। और सबसे बड़ी बात इस साल जो नई प्रवृत्ति है कि प्रायद्वीपीय भारत में, अर्थात बेंगलोर में, पुणे में या कई ऐसे कोयम्बटूरू आदि हैं जो प्लेट्यू के एरियाज थे, वहाँ कभी हीट वेव नहीं देखा गया था। लेकिन इस 2024 की गर्मी में, अभी मई चल रहा है, प्रायद्वीपीय पठारी भारत में भी गहन रूप से हीट वेव देखे जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़े कारणों में वही नगरीय उष्मा द्वीप। अब हम रूरल उष्मा द्वीप की भी बात करेंगे, साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी से कार्य चल रहा है, वृक्ष तेजी से कट रहे हैं, उसी मात्रा में लगाए नहीं जा रहे हैं। जैसे भी एक लेटेस्ट सर्वे आया था कि जो मेट्रो लखनऊ में बनाया गया था, उसमें 1,10,000 पेड़ काटे गए, 1,10,000, और कागज़ पर उनको लगा भी दिया गया। कागज़ में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निसंदेह अभी वो वृक्ष पूरी तरह से लगे नहीं हैं। जंगल एरिया चुना गया कि यहाँ से पेड़ काटा जाएगा। निसंदेह मेट्रो से पोल्यूशन घटा है, जाम घटा है, लेकिन जो पेड़ काटे गए, यदि हमने उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की तो ओबियसली हीट आइलैंड बनेगा ही बनेगा। और रूरल आइलैंड इसलिए भी कह रहे हैं, रूरल हीट आइलैंड इसलिए बन रहा है क्योंकि आउटर एरियाज़ में भी अब देखिए गाँव में बागीचे कट रहे हैं, खेत में हम उसको परिवर्तित कर रहे हैं। पहले फलों के बाग हुआ करते थे जब हम लोग अपने गांव में जाते थे। आज मैं अपने गांव में जाता हूं तो सब जगह धूल उड़ता है। तो न केवल नगरीय उष्मा द्वीप, अब तो कंसेप्ट आ रहा है रूरल हीट आइलैंड का, अर्थात ग्रामीण उष्मा द्वीप का। और प्रत्येक नगर में मेट्रो के कारण, एक्सप्रेसवे के कारण तेजी से पेड़ कट रहे हैं, कंक्रीट का बनता जा रहा है। कंक्रीट में क्या होता है सर, मिट्टी पे जब हम लोग चलते हैं तो पाँव जलता नहीं है, लेकिन सड़क पर हम चलते हैं तो पाँव जलता है। साथ ही साथ एक्सप्रेसवे का एक फ़ायदा ये भी है कि गाड़ियाँ तेज़ चल रही हैं, लेकिन गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं। अब हर कोई घूमने जाने लगा है, पहाड़ों पे देखिए कितना जाम लगने लगा है। नैनीताल में पहले के लोग एसी छोड़ दीजिए, कूलर भी नहीं चलाते थे, पंखा भी नहीं लगाते थे। अब नैनीताल और भीमताल में पंखा नहीं, कई बार देखा जाता है कूलर भी लोग लगाने लगे हैं। तो ये एक सीधा प्रभाव है, वहाँ पर भी पेड़ कट रहे हैं, एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। मानवीय गतिविधि इसके लिए मूल रूप से जिम्मेवार है। हम कृषि कहें, उद्योग कहें, संचार कहें, परिवहन कहें, शोध कार्य कहें, इन सब में सबका एक सम्मिलित प्रभाव देखने को मिल रहा है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स है, अर्थात हरित गृह प्रभाव, इसका प्रभाव होता है भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन से जो ओजोन क्षरण है वो भी हो रहा है, अम्ल वर्षा है वो भी हो रहा है, और अंततः सबसे ज़्यादा विनाशकारी, जिसको हम कहते हैं क्रीपिंग मोस्ट डेंजरस डिजास्टर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेटिक चेंज, जलवायु परिवर्तन, वो हो रहा है। और जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव यह है कि चक्रवात के मात्रात्मकता में, गहनता में, मात्रात्मकता मतलब अगर पहले आता था 5 से 6 तो अब आएगा 9 से 10। और गुणात्मकता में वृद्धि का मतलब है पहले वायु गति होती थी 100 किलोमीटर प्रति घंटे, अब हो रहा है 150-200 किलोमीटर प्रति घंटे, तो उससे भी क्षति हो रहा है। वर्षा में बादल फटने की घटनाएं सब जगह बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। अब तो नया कंसेप्ट आ गया प्रेग्नेंट क्लाउड का, अर्थात बादल फटने से भी ज़्यादा घातक हो रहा है प्रेग्नेंट क्लाउड। हालांकि वर्ल्ड में, अभी इंडिया में नहीं घटा है, वर्ल्ड में, अमेरिका आदि में ये देखा जा रहा है, बट अगर यही प्रवृत्ति रही तो ये इंडिया में भी आएगा। तो सर, अर्बन हीट आइलैंड प्लस रूरल हीट आइलैंड को मैं जोड़ दे रहा हूँ। जो निरंतर तापमान बढ़ रहा है, अब दिल्ली में भी देखिए वृक्ष खूब कट रहे हैं, रीज में भी कई ऑफिसेज बना दिए गए जो पहले जंगल का ऑथराइज्ड एरिया था, धीरे धीरे अतिक्रमण वहाँ भी चल रहा है। पेड़ काट दिए जाते हैं, कागज़ों पे होता है कि वहाँ पेड़ है, बट वहाँ कोई पेड़ नहीं होता। तो ये सारी प्रक्रियाएं सम्मिलित तौर पे तापमान को बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ जरूर कहूँगा कि भारत में इस वर्ष ये ज़्यादा प्रभावी इसलिए है क्योंकि एक तो एल नीनो का वर्ष है, और दूसरा चूँकि भारत ट्रॉपिकल रीजन का है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कार्य भारत में बहुत तेज़ चल रहा है। ये भारत के लिए अच्छा भी है, बुरा इसलिए है क्योंकि इसका सीधा प्रभाव दिख रहा है। इसीलिए सर, इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ा है। दिल्ली में 80 साल का रिकॉर्ड टूटा है,
मरुस्थलों में जहाँ 52 डिग्री प्लस टेम्परेचर गया है, किसी मरुस्थल में ही 49 से प्लस टेम्परेचर होना चाहिए, और भारत में जो मरुस्थल है वो बहुत गर्म मरुस्थल नहीं है। उसके बावजूद ये देखा जा रहा है, तो ये नवीन प्रवृत्ति है, और इस पर मुझे लगता है पीटी मेंस या साक्षात्कार में भी निरंतर प्रश्न भी आएंगे। तो खैर क्लास में इसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। कहने का मतलब कि जो असली जंगल है उसको हमने काट के कंक्रीट का जंगल लगा दिया। बिल्कुल ये सर। एक बड़ा कारण है। अभी सर आपने अपने बातचीत के क्रम में बताया कि जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज, ये भी काफ़ी एक बड़ा कारण है, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। कई बार हम अखबारों में, न्यूज में सुनते हैं कि जलवायु परिवर्तन, उससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। तो ये क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन क्या है और विकास के संबंध में इसकी क्या भूमिका है? सर, जलवायु परिवर्तन वैसे सामान्य अवधारणा ये है, किसी भी प्रदेश में जो वहाँ का तापमान है, ऋतुविक तापमान, जैसे अभी गर्मी की ऋतु है, उच्चतम तापमान मैदान में 48 डिग्री सेल्सियस तक होता था पहले, बट सब जगह नहीं, कुछ जगहों पे 45 मान लीजिए। न्यूनतम तापमान कितना होगा, दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, वायु की दिशा कितनी होगी, दिशा कैसी होगी, गति कैसी होगी, उसमें आर्द्रता कितनी होगी, इसके अलावा वर्षा की मात्रा कितनी होगी, ऋतुविक प्रकार से भी, वार्षिक प्रकार से भी। इन सबको जब सम्मिलित रूप से हम देखते हैं एक दिन में, तो मौसम होता है। महीने में देखते हैं तो ऋतु, सीजन कहते हैं, और जब कई वर्षों का मूल्यांकन करते हैं तो जलवायु कहते हैं। तो सामान्य है कि अगर इसके प्रवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है तो इसको हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे। लेकिन यदि थोड़ा हम इतिहास पे चले तो 75 में मिस्टर ब्रोकर ने पहली बार ग्लोबल वार्मिंग टर्म को प्रस्तुत किया, इसलिए उनको फादर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक विमर्श आया विश्व के समक्ष, आवर कॉमन फ्यूचर, जो क्लब ऑफ रोम का एक नारा था, हमारा समान भविष्य, उस पर विमर्श आया कि आखिर जो हम कर रहे हैं रीजनल लेवल पे भी, तो क्या इसका असर ग्लोबल लेवल पर होगा। जैसे हम खाते तो मुँह से ही हैं, लेकिन यदि विष खाते हैं तो मरता पूरा शरीर है। इसी परसेप्शन पे क्लब ऑफ रोम ने एक अवधारणा दिया, और फिर 1988 में IPCC बनता है। IPCC रिकमेंड करता है कि हमें जलवायु परिवर्तन पे कुछ शोध भी करना चाहिए, UN का ही एक यूनिट है। तो सर, जो 1992 में जो रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट हुआ था, उसमें UNFCCC बनाया गया। UNFCCC विशेष तौर पे एक संगठन है जो इसका शोध करता है कि जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो UNFCCC ने ये रिपोर्ट दिया कि जलवायु परिवर्तन एक सामान्य प्रक्रिया है, और पृथ्वी के पूरे इतिहास में हम देखते हैं तो भूमंडल गर्म भी होता है, भूमंडल ठंडा भी होता है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ग्लोबल डिमिंग भी होता है। जब डिमिंग होता है तो आइस एज आता है। आइस एज में पृथ्वी का पूरा तापमान 0 डिग्री से एनी हाउ कम ही रहेगा। तो ऑब्वियसली प्रत्येक जंतु पर, वनस्पति पर, यहाँ तक कि मानव के भी अस्तित्व पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो UNFCCC का रिपोर्ट ये आया कि यदि हम जलवायु परिवर्तन के पूरे इतिहास को देखें तो पृथ्वी पर कई बार आइस एज आया है, लेकिन ये बहुत लंबे टाइम में होता है। जैसे 10 लाख वर्ष में ये जलवायु परिवर्तन होता है, तो भूमंडल गर्म होगा, फिर ठंडा होगा, वार्मिंग, देन डीमिंग। लेकिन मानव ने इस प्रक्रिया को बहुत तेजी से बढ़ा दिया है। तो जो चीज़ 10 लाख वर्ष में होना था, अर्थात 1000 साल में टेम्परेचर बढ़ सकता था 0.2%, 0.5% नेचुरली, लेकिन मानव ने अपने कार्य से इसको दशक में ही 0.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना शुरू कर दिया। तो UNFCCC का फाइनल रिपोर्ट आया कि यदि प्राकृतिक तौर पर जलवायु के इन मापदंडों में, घटकों में परिवर्तन आता है, जिससे कि हम परिवर्तन को महसूस करने लगे, नोटिस करने लगे, लेकिन नेचुरल कॉज के कारण, तो ये जलवायु का परिवर्तन नहीं होगा, ये जलवायु का विचलन होगा, क्लाइमेटिक वेरिएशन। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, अर्थात मानव के कारण से यदि जलवायु में परिवर्तन आता है तो हम उसे जलवायु का परिवर्तन कहेंगे, अर्थात मानव जन्य कारणों से ही जलवायु परिवर्तित हो सकता है। इसी रिपोर्ट के बेसिस पे कि ग्रीन हाउस गैस, या मानव जिस औद्योगिक क्रांति से इतरा रहा था कि हमने एक ऐसा संसाधन ढूंढ लिया जो विश्व को नियंत्रित कर लेगा, ब्रह्मांड पे विजेता बन जाएंगे, वही आज हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, अर्थात कोयले का हमने खोज किया। और वैश्विक स्तर पे चाहे भूमंडलीय तापन को इसी से लेते हैं, हरित गृह प्रभाव और भूमंडलीय तापन, 50% से ज़्यादा जिम्मेवार अकेले थर्मल पावर्स हैं जो कोयले संचालित होते हैं। अब आप समझिए कि जो मतलब उस समय का औद्योगिक क्रांति जो धीरे धीरे विश्व में फैला, वो आज हमारे लिए नासूर बनता जा रहा है।
अर्बन हीट आइलैंड, हम तो रूरल से भी जोड़ रहे हैं इसको, या धीरे धीरे वो प्रवृत्तियाँ नगरीकरण से औद्योगिकरण से जुड़ती चली गई। और आज यदि हमने इसको मिटिगेट नहीं किया तो मानव के अस्तित्व पर भी समस्या आ जाएगा। भारत में जो तापमान के बढ़ने और इसकी विशेषताओं से समस्याएं उत्पन्न हो रही, पूरे विश्व में कृषि का उत्पादन तेजी से घट रहा है। अधिकांश प्रदेशों में कृषि का उत्पादन घटेगा तो फूड क्राइसिस जन्म लेगा। फूड क्राइसिस कई प्रकार की समस्याओं को इनकॉर्पोरेट करेगा। इसमें रोजगार, बेरोजगारी, मतलब बीमारी, मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर तक की बात की जा रही है। हीट वेव से किडनी फेल्योर तक की बात की जा रही है। अब आप सोचिए कि हीट वेव बढ़ रहा है, जैसे 45 डिग्री तक सामान्यतः हम लोग बॉडी मतलब सामान्यतः कूप अप कर लेता है जो मैदान के लोग हैं। बाहर के लोग तो 30 डिग्री में ही चिलचिलाने लगते हैं या परेशान होने लगते हैं। लेकिन यदि 49 डिग्री सेल्सियस प्लस होता है तो स्ट्रोक आना शुरू हो जाता है। अर्थात किसी को भी जो बहुत स्वस्थ है, यूथ है, वो चक्कर खा गिर सकता है। अब देखिए चुरू में 52 डिग्री सेल्सियस है, तो कोई काम कैसे करेगा? तो ये बेरोजगारी को भी बढ़ाएगा। और ये हीट आइलैंड कहीं ना कहीं उन सारे प्रक्रियाओं से अंतर संबंधित है। तो सर, जलवायु परिवर्तन विश्व की सबसे बड़ी एक विनाशकारी आपदा है, एक ऐसी सुरसा है जो मुंह बढ़ाए जा रही है अपना। यदि समय के साथ हम सचेत नहीं हुए तो मानव अपने अस्तित्व की कीमत पर इसको झेलेगा। इसलिए UNFCCC का जो रिपोर्ट है, या भारत कम से कम, भारत में अच्छी चीज़ सर क्या है कि वृक्ष हो, नदी हो, हम सबकी आराधना भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, आदर भी देते हैं। तो आदर केवल किताबी ना हो, हम रियल सेंस में वृक्षों की पूजा करते हैं, वृक्ष लगाएं। बल्कि कुछ नए कल्चर डेवलप हुए हैं, जैसे किसी का जन्मदिन है तो आप वृक्ष ही लगाइए अपने जन्मदिन पे, पार्टी दे या ना दे, या उपहार में वृक्ष दे। अक्सर आप देखते हैं नेताजी ने वृक्ष लगा दिया लेकिन बाद में वो सूख गया। तो वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है, जैसे सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, इसमें मैं गवर्नर से भी जोड़ूंगा। विर्ट्सबाई ने जो कंसेप्ट दिया था, अवधारणा दिया था कि समाज को जोड़कर वानिकी कार्यक्रम कराया जाए। जैसे सर, एक व्यवहारिक चीज़ मैंने देखा कि बाईपास के पास, सड़क के किनारे वृक्ष लगा हुआ है, तो ग्रामीण क्या करते हैं या उसके आसपास के लोग, सेमी जो अर्बन एरियाज़ के लोग हैं, वो गए दातुन के लिए तोड़ लिए, कुछ नहीं तो उस पर नेनुआ और पुदीना चढ़ेगा उसके लिए तोड़ लिए, लेकिन पशु पक्षी खिलाने के लिए तोड़ लिए। लेकिन जब आप लगाते हैं तो कभी तोड़ते नहीं हैं। तो भारत जैसे देश के लिए खासकर जब वानिकी कार्यक्रम को जनता के सहभागिता की सुनिश्चितता से अमली जामा पहनाया जाएगा तो जनता ही उसकी रक्षा भी करेगी। मैं यहाँ पर अक्सर कोटेशन यूज़ करता हूँ, जो लिंकन साहब का कोटेशन है डेमोक्रेसी के लिए, कि सामाजिक वानिकी एक ऐसा कार्यक्रम है जो समाज से, समाज के द्वारा और समाज के लिए कराया जाता है। तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम जैसे चीज़ों को प्रारंभ किया जाए, अन्यथा जलवायु परिवर्तन, कृषि हो, उद्योग हो, हमारा स्वास्थ्य हो, सबको परेशान करेगा, बीमार करेगा। तो इससे बचना है तो इसको नियंत्रित तो करना ही पड़ेगा, एक अच्छे और सुनहरे भविष्य के लिए। ये संवाद कार्यक्रम मुख्यतः सिविल सेवाओं, UPSC, IAS और PCS के छात्रों के लिए किया जाता है। तो सर, मैं इसमें एक बात आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि परीक्षाओं में इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न या कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? इसमें सर PT, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तरों पर प्रश्न आता है। जैसे PT में आप देखेंगे 2011 में एक प्रश्न आया था कि चक्रवातों में वायु के कोष बनते हैं, या जो भूमंडलीय तापन है उसी वर्ष पूछा गया था, उसके मतलब जो कारण है वो तो मानवजन्य कारण के साथ साथ प्राकृतिक कारणों को भी दिया गया था। तो सीधे सीधे जलवायु, चूँकि जलवायु परिवर्तन एक अलग टॉपिक नहीं है, ये सब आपस में गुथे हुए, जैसे ना रावण का परिवार, तो रावण तो खुद तो रावण ही था, इसे जलवायु परिवर्तन रावण हो गया। बाकी उसमें मेघनाथ है, कुंभकर्ण है, तो भूमंडलीय तापन है, हरितगृह प्रभाव है, अम्ल वर्षा है, ओजोन क्षरण है, विविध प्रकार के प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, फिर उसका दुष्प्रभाव, ये सब का सब इस प्रकार का एक परिवार है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो कभी वायु प्रदूषण पे प्रश्न आया, कभी जल प्रदूषण पर प्रश्न आया, कभी प्रदूषक गैसों पर प्रश्न आया। जैसे सर, प्रश्नों के प्रवृत्ति में एक परिवर्तन देख रहा हूँ मैं। हम लोग जब तैयारी करते थे तो बायोलॉजी से प्रश्न आता था कि किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। अब देखेंगे सर, ये प्रश्न आ रहा है किस प्रदूषक गैस से मानव का कौन सा अंग डैमेज होता है। तो प्रश्न को, बायोलॉजी से कंसर्न भी इन्वायरमेंट है, तो प्रश्न के स्वरूप को थोड़ा चेंज कर दिया गया। बाकी आपदा या जो हेजार्ड है और डिजास्टर है, इस पर लगातार लगभग मुख्य परीक्षा में 30 से 40 नंबर का प्रश्न प्रतिवर्ष पूछा जा रहा है। थर्ड पेपर में बेसिकली इकोनॉमी, साइंस टेक और डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो प्रत्येक वर्ष वहाँ पूछा जा रहा है। अब ये सबसे बड़ी आपदा तो है, लेकिन जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखिएगा उत्तराखंड में या हिल एरियाज़ में खास करके प्रत्येक वर्ष वर्षा की मात्रा बहुत तेज़ है,
गहनता से है, बादल फटने की समस्या आ रही हैं। बादल फटा तो लैंडस्लाइडिंग या एवलांस जो हिमस्खलन सबको जन्म दे रहा है, तो सड़कों पे आके जमा हो जा रहा है, जाम लग गया, तो एक चेन ऑफ प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। जैसे वो चेन में मिले हुए हैं, गुथे हुए हैं, वैसे ही चेन ऑफ प्रॉब्लम को भी क्रिएट कर रहा है। तो पीटी में ऑब्जेक्टिविटी के साथ जैसे भूमंडलीय तापन, उसके कारण या उसके प्रभाव या उसका अंतर संबंध, या इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, मुख्य परीक्षा में इन समस्याओं के साथ साथ जैसे मृदा प्रदूषण और उसके प्रभाव, भारत में मृदा प्रदूषण के क्षेत्र के साथ साथ जलवायु परिवर्तन या आपदा प्रबंधन, उनसे जोड़ा जा रहा है। और साक्षात्कार के लिए सर ये सबसे ज़्यादा हिट टॉपिक है, क्योंकि आम बोलचाल में अब इन्वायरमेंट के या इकोलॉजी के जो फूड चेन है, फूड वेब है, उस पर बात नहीं होगी। उस पर यही बात होगी कि ठीक है, जलवायु परिवर्तन से भारत को क्या लॉस हो सकता है कृषि के एरिया में, या क्या जलवायु परिवर्तन से भारत को किसी खास फसल के उत्पादन में लाभ भी हो सकता है। तो इस प्रकार के टॉपिक्स इंटरव्यू के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। या आप क्या सोचते हैं, कुछ बताइए, क्या विकास और जलवायु परिवर्तन दोनों अंतर संबंधित हैं, जैसा हम लोग शुरू में भी चर्चा की है। सर तीनों ही क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और बल्कि पॉलिटी और गवर्नेंस या कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के जो पर्यावरण का आपने संदर्भ बताया, वो भी आजकल निरंतर आ रहा है। पीटी में सर 11 में ही, जहाँ तक मुझे याद है, ये फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया था, जो आपने बताया डिटेल में कि एक शुद्ध वातावरण भी चाहिए, वो उसका स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार ये पूछा गया है। और मेंस में तो निरंतर जोड़ के पूछा ही जा रहा है। तो यही इसी प्रकार सर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी के साथ संवाद के आज के इस एपिसोड को समाप्त करते हैं, और बहुत जल्दी फिर से हम हाजिर होने वाले हैं संवाद के एक नए एपिसोड में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू।